अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माजर चाहता हूँ, अपॉलॉजीज के प्रोग्राम को थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ, कुछ ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन हमारे लाइव शोज़ का यही होता है, कहीं पे फंस गए तो फंस गए, लेकिन फिर आपको लाइव आंसर्स भी मिलते हैं। अपनी छोटी सी अनाउंसमेंट्स करता चलूँ पहले कि इस वीक के अंदर जो हमने आगे अपॉइंटमेंट्स करनी है, कल का दिन ईस्ट लंदन ऑफिस में है, यानी ट्यूसडे को ईस्ट लंदन में है, वेंसडे को एक्चुअली कोर्ट में हूँ, थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस एंड फ्राइडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम एंड हम आपको लुक आफ्टर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं कोई और बातों में नहीं अभी जाऊंगा, पहले ही हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट शुरू हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ। सिर्फ कॉल्स लेने से पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ। आज मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं सारा दिन, आज बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल है कुछ 7-8 कॉल्स तो कम से कम आई होंगी इस चीज़ के ऊपर कि वो ये कह रहे हैं कि जी कोई जो खास एक खातून ने मुझसे पूरा सवाल सही तरह पूछा, बाकी तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। एक खातून ने जो सही सवाल पूछा वो ये था, वो कहती है कि जी किसी ने कहा है कि जिन लोगों को अभी रिसेंटली स्टेटस मिला है और उनको उनके बेनिफिट्स नहीं मिले उसके ऊपर, और बेनिफिट्स की प्रोहिबिशन थी, उनको अगर वो अपना कार्ड वापस कर दें और उसके बाद वो दोबारा से अप्लाई करें तो उनको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ वो मुझसे पूछ रही थी। माजरत चाहता हूँ लेकिन मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, अनलेस कोई ऐसा केस लॉ आया हो, कोई ऐसी चीज़ आई हो कि जिसको मैं ऑथेंटिक तरीके से अपने पूरे वसूख के साथ आपको बता सकूं कि हाँ ऐसा है, मैं उसकी हामी नहीं भरूंगा। सो मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। होम ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं आई, ना ही कोई लॉ के अंदर ऐसी चेंज आई है। लेकिन अगर कोई इंटरनल पॉलिसी की बात है या किसी वकील से आपने सुना है तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं भी फिर समझना चाहूँगा। हम लोग अगर आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें तो सब कोई, हर कोई सीख सकता है उससे। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। सो अगर मैं कुछ आपसे किसी चीज़ के बारे में सीख सकता हूँ या किसी और से सीख सकता हूँ, सो मैं बहुत शौक से सीखना चाहूँगा उस चीज़ को। सो अगर कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ गुजरी नहीं कि जिसको मैं ये देख के कह सकूँ कि ये वाली वो चीज़ है जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। चलें अब सीधे फोन कॉल्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आज कॉल्स लूँ। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप बड़े थैंक यू। खूबसूरत तरीके से तहम्मुल से बात सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, तो जी सवाल मेरा ये है कि मैंने पहले भी किया था, आई कुडंट हियर माय आंसर, अच्छा। सो आई विल आस्क अबाउट माय रेजिडेंस। पहले इंडेफिनिट मेरा कब, कैसे अप्लाई करूं, नेचुरलाइजेशन का भी बताइए। अच्छा। मेरी डिटेल्स ये है कि मैं 2012 फेब में आई थी यूके में, अच्छा। टीयर 1 की डिपेंडेंट, ठीक है। टीयर 1 और डिपेंडेंट, मेरा ओके। वीजा वैलिड है इस अक्टूबर तक जी 2014, और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई करना है अपना इंडेफिनिट 10 इयर्स की बेस पे, ये अब अगले महीने में, ठीक है। तो वो ऊपर लग जाएगा हमारा, तो उनके साथ नहीं जाएगा। तो यही पूछना है कि मेरा ओल्ड रूल और वो न्यू रूल और ये मिक्स हो रहा है सब, कि मेरा स्टेटस चेंज होगा स्पाउस का, या क्या हिसाब है कि मैंने अपना इंडेफिनिट कब अप्लाई करूं, और नेचुरलाइजेशन 5 साल रहना है, 2 साल रहना है। ओके, चलें मैं बताता हूँ जी आपको। आई होप अब आप गौर से सुन रही हैं। मैंने पहले मेरे ख्याल है लास्ट टाइम जब बात की थी तो कोशिश की थी काफ़ी डिटेल आंसर दे दूँ। मोटी बात आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए कि आप जब टीयर 1 डिपेंडेंट के तौर पे आई हैं तो आप पीबीएस डिपेंडेंट के तौर पे आई हैं। पीबीएस का मतलब है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। अब अगर आप रूल्स को उठा के देखें, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो पैराग्राफ 319 के अंदर ये चीज़ इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कवर होती है, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कही हुई है कि अगर आप पीबीएस डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पर आए हैं और आपका जो मेन एप्लीकेंट है, जो पीबीएस होल्डर है, अगर वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहा है अंडर पीबीएस, तो प्रोवाइडेड आपने 2 साल कम से कम उनके साथ गुजारे हैं यहाँ पे, तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, इसकी बात बनती क्या है, इसका मतलब ये, अगर आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल टीयर 1 जनरल के ऊपर आए, जो एचएसएमपी भी कहलाता था किसी ज़माने में, अगर वो एचएसएमपी के ऊपर आए, वो आपने उनको ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको ज्वाइन किए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब आपके हस्बैंड ने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, लेकिन वो टीयर 1 जनरल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लॉन्ग रेजिडेंस पे नहीं। अगर वो टीयर 1 जनरल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पीबीएस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर पीबीएस के अंदर वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोवाइडेड उनके स्पाउस ने, यानी आपने उनके साथ कम से कम 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं, आप उनके साथ ही अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। लेकिन आप जो मुझे चीज बता रही हैं मुझे कि आप पीबीएस डिपेंडेंट हैं, हस्बैंड आपके जो अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनिट लीव के लिए, वो अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स।
अगर वो 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करें तो वो पीबीएस डिपेंडेंसी यानी वो पैराग्राफ 319 नहीं बनता। अगर वो चीज नहीं बनती तो फिर क्या होगा, फिर आपके ऊपर स्पाउस वीजा वाले रूल्स अप्लाई होंगे, बिकॉज अब क्या है ना, क्या होना है, आपके हस्बैंड को जब इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, ही बिकम्स अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। जैसे वो बनते हैं तो उसके बाद आप स्पाउस के तौर पे अप्लाई कर सकती हैं उनके। अब अगर आप स्पाउस के तौर पे अप्लाई करती हैं तो स्पाउस रूल्स आप क्या कहते हैं, 5 साल। आपको क्या करना होगा, आप अप्लाई करेंगी, आपको अगर वो आपके हस्बैंड ने इनकम रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है, 18,600 प्लस कोई डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनके लिए वो पैसे भी ऐड करने होंगे, वो सारा कुछ करके अंडर द स्पाउस रूल्स आपने अप्लाई करना होगा। आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी, 2.5 साल के बाद आपको दोबारा एक्सटेंशन मिलेगी 2.5 साल की, और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी। ये इन रूल्स के अंदर है। अगर आपके हस्बैंड इसके ऊपर अप्लाई ना करें 10 साल के ऊपर, लेट्स से आज से 6 महीने बाद, आज से साल के बाद उनके इंडेफिनिट लीव बन जाती हो उनके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की कैटेगरी में, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फिर फायदा ये हो जाएगा कि आपको भी उनके साथ ही इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी, आपको और आपके बच्चों को 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके हस्बैंड अभी अप्लाई कर लेते हैं 10 ईयर्स की बेस पे और उन्होंने इंडेफिनिट लीव ले ली तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करते और पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे आप पूरी फैमिली इकट्ठे अप्लाई करते हैं तो सबको इकट्ठी इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन की बात तो इसके बाद आएगी जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल चुकी हो। सो अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रीमेच्योर है उसके ऊपर बात करना। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम, राजा इफ्तिखार बात कर रहा हूँ जी। जनाब सर पता करना था कि मैंने अभी एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था Tier 1 पे 50,000 में, मेरा रिफ्यूज हुआ है, तो अपील मैंने की है। तो मेरे 10 साल भी पूरे हो रहे हैं। अब मैं जब वीजा जो लगा था 1 सितंबर 2004 को लगा था, मैं इस कंट्री में 15 सितंबर को आया था। ठीक है, तो 28 दिन पहले जो मैं अप्लाई आया कि उसमें भी मैं कर सकता हूँ। 1 सितंबर 2004 को आपका वीजा लगा था और 15 सितंबर 2004 को आया था। 15 सितंबर 2004 को आप आए थे ना जी जी, और वीजा आपका लगा था 1 सितंबर जी। तो मुझे ये पता करना है, एक क्वेश्चन ये है कि मैं 28 दिन पहले की कैटेगरी में उसमें अप्लाई कर सकता हूँ जी। और अच्छा, दूसरा और क्वेश्चन ये बताइए है कि मुझे अभी लाइफ इन यूके टेस्ट करना है जी। तो मेरा पासपोर्ट तो अभी होम ऑफिस वालों ने रखा है क्योंकि उन्होंने Tier 1 उसे एंटरप्रेन्योर पे रिफ्यूज किया है जी। तो अब उसके लिए मैं कौन सी आईडी साथ लेके तो जिसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। ओके चलें, दो चीजें हैं। पहली बात मैं आपको आपका जवाब दे दूं कि जी आप 1 सितंबर को आपका वीजा लगा था और आप 15 सितंबर को आ गए थे, यानी कि आपने विद इन 3 मंथ्स पहले ही ट्रैवल कर लिया था। सो आपका जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो आपका उसी डेट से काउंट होगा जब से आपका वीजा इशू हुआ है। सो 1 सितंबर 2004 से आपके 10 साल शुरू होते हैं, विच मीन्स के 1 सितंबर 2014 को आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने वो सारा टाइम लीगली गुजार लिया तो 1 सितंबर 2014 से 28 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 अप टू 28 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव। लाइफ इन द यूके टेस्ट की जो बात है, आप ये देखिए कि जब आपका पासपोर्ट रख लिया गया होम ऑफिस की तरफ से, अब आप जाते हैं टेस्ट देने के लिए, वो आपसे आपकी आईडी मांगते हैं। आप अपना उनको ड्राइवर्स लाइसेंस दिखा सकते हैं, अपना आईडी कार्ड हो वो दिखा सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी दिखा सकते हैं, जो एप्लीकेशन आपने की थी उसकी कॉपी दिखा सकते हैं। प्लस आप उनसे कह सकते हैं कि जी आप खुद होम ऑफिस से कंफर्म कर लीजिए कि ये मेरी ओरिजिनल आईडी उनके पास मौजूद है। अपने वकील का लेटर आप उनको जाके दिखा सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि आपकी अपील की गई है, ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल आईडी आपकी सबमिट कराई गई थी और अब आपके ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन चीज़ों को माना जाए और इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इसके लिए जाते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपका एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी यानी सिर्फ पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपकी कोई भी आईडी चल सकती है। सो जो भी आईडी आप उनको जाके दिखाएं उसके बाद बात बन सकती है आपकी। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ यूके में आए हुए लीगली रह रहे हैं, 7 साल होने वाले हैं और बच्चा इंडिया से आया था तो 7 साल पे हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। मेरे हस्बैंड स्टूडेंट डिपेंडेंट है तो उनको कौन सा इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा? अभी यूकेबीए ने वेबसाइट बहुत चेंज कर दी है कुछ अभी रिसेंटली, तो कहीं B1 लिख रहे हैं, कहीं B2 लिख रहे हैं, A1 लिख रहे हैं, वो कंफ्यूजिंग था, तो जरा प्लीज बता दीजिएगा। ओके, आपके हस्बैंड ने अभी जो अप्लाई करना है वो किस बेस पे अप्लाई करना है, किस चीज के लिए अप्लाई करना है? दोनों को अप्लाई करना है। बच्चे का 7 साल खत्म होने वाले हैं यूके में। अच्छा, जो 7 साल खत्म होने वाले हैं उसके ऊपर। अच्छा, आपने उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जी। जहां तक मुझे बात आपकी समझ आ रही है, आपने ये कहा है कि आपको यहां पर रहते हुए अभी लीगली 7 साल हो गए हैं। अब लीगली 7 साल गुजारने के बाद
आप करना चाह रहे हैं कि जी हम 7 साल की बेसिस पे, कि बच्चे को 7 साल हो गए यहाँ पे, हम उसकी बेस पे अप्लाई कर दें। अब उसके अंदर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो समझने वाली है, वो ये, एक तो ये कि जब आप अपना अप्लाई करते हैं इस रूल के अंदर, जो पैराग्राफ ये अपेंडिक्स FM के अंदर आता है और सारा कुछ, उसके अंदर वो ये चीज़ कहते हैं कि अगर एक बच्चा 7 साल से यहाँ पे रह रहा है, वो अभी भी यूके में है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको स्टेटस मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट ये रीजनेबल ना हो कि हम उसको यहाँ से निकालें। अब आपको तो लीगली सारा टाइम गुजर रहा है, तो आपके टाइम के अंदर अगर आप ये कहें कि जी अब हम उस चीज़ पे रिलाई करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड पार्ट ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि रीजनेबल क्यों नहीं है कि वो वापस जाए। अब उन्होंने क्या चीज़ कहनी है, अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा पे चलते रहे हैं, अब लास्ट आपने जब स्टूडेंट एक्सटेंशन कराई होगी तो आपने क्या इंटेंशन जाहिर की थी? आपकी इंटेंशन उससे ये होगी कि जी हमने यहाँ पे रहना है इस स्टूडेंट वीज़ा की ड्यूरेशन के लिए, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने वापस चले जाना, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल राइट, तभी आपको स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन मिलती है ना। सो अगर आपने वो एक्सटेंशन अप्लाई की या किसी भी और कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया जिसमें आपने ये इंटेंशन डिक्लेयर की कि आप वापस चले जाएंगे और अभी तक आप लीगली चल रहे हैं, तो वो ये पॉइंट उठा सकते हैं आपके ऊपर कि जी आपने तो ये कहा था पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक कि हम लोगों ने वापस चले जाना, अब अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं जी अब हम रहना चाहते हैं और बच्चे के लिए रीजनेबल नहीं है वापस आना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। बाकी जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अगर तो आपने स्पाउस के लिए अप्लाई करना हो तो फिर करने की जरूरत है, आपने जो अप्लाई करना है वो आपने इंडेफिनिट लीव के लिए तो अप्लाई करना नहीं, तो अभी तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत ही नहीं बनती। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ के लिए वो देखना चाह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना आपका ज़रूरी है। सो ज़रा वो क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर बताऊँगा आपको कि कौन सा प्रॉपर है जिसके लिए आपने जाना है, तो फिर मैं आपको उसके लिए गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन से टेस्ट करने की ज़रूरत है। आमतौर पे अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको जो लेवल चाहिए वो आपका बेसिक लेवल होता है, आई थिंक B1 लेवल होता है, उस तक A1 सॉरी होता है, आप जिसमें जा सकते हैं। अगर आपने कोई एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए B1 तक भी मांगा जाता है, अगर आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप जाना चाहते हैं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अब ये 7 साल वाला इतना सिंपल नहीं है जितना आपने अभी उसको बना लिया है, लेकिन आई होप कि आप जो भी करेंगे वो सेंसिबली करेंगे। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। मुझे ये पूछना है कि मैंने 2011 में फैमिली का काम रखा था जूनियर रूल्स के हिसाब से 14 इयर्स के बेस पे, ह्यूमन राइट पे, तो मुझे इंडेफिनिट दे दिया उन लोगों ने, लड़के को भी दे दिया और वाइफ को 3 साल का लिमिटेड लीव दिया डिस्कशन, ठीक, क्योंकि वाइफ को 10 साल हो रहे थे, 14 इयर्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो अभी उसका दिसंबर में वापस भेजना है, तो मुझे ये पूछना है कि वो जूना लेवल 1 का सर्टिफिकेट चलेगा? किसका? कि वो जो एग्जाम का सर्टिफिकेट है, एंट्री 1 का, वो चलेगा जूनियर रूल्स के हिसाब से कि नया करवाना पड़ेगा? अच्छा, हाँ ठीक है जी, आप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसकी आपको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि आप अभी डिस्क्रिप्शन लीव पे थे। 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव जो उनको मिली थी, उसके बाद उनकी अब एक्सटेंशन होनी है 3 साल की। सो 3 साल उनको और मिलने हैं। सो यानी जब उनके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है तब उनको सारे अपने वो इंफॉर्मेशन देनी होती है अबाउट कोर्सेज और लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड ऑल दैट। सो अभी उनको वो करने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने ये चीज़ करनी है कि मैं इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे पहले डिस्क्रिप्शन लीव मिली, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है, मेरा बेटा यहाँ पर है, इतना साल मेरा पहले इतने साल का मेरा रिकॉर्ड है, ये 3 साल और गुजर गए हैं, अब मुझे डिस्क्रिप्शन लीव उसी के ऊपर और दी जाए तो 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव उनको और मिल जाएगी। टोटल 6 साल कंप्लीट करके फिर वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे। ऑलराइट जी, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे दफ्तर में पूछ लीजिएगा। ओके नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक का टाइम हो गया है। वापस आते हैं थोड़ी सी देर में, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। सीधा अपना सवाल जवाब लेते हैं। आज तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मैं कोई रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ, इतनी कॉल्स ले रहा हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुखारी साहब, ठीक है आप? जी खैरियत। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2004 में इस मुल्क में आया था, तो मेरे साथ मेरे 3 बच्चे आए थे और तीनों अंडर एज थे। ठीक। और उनको मेरे साथ 2 साल का वीजा मिला था, मैं वर्क परमिट पे था। ठीक।
तो तीनों बच्चे माशाल्लाह इधर ही आके मेरे जवान हुए, ओवर 18 हो गए। तो जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने 2 बेटों का रिफ्यूज कर दिया इस बेस पे कि अब ये ओवर 18 हो गया, इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई है, तो ये अलहदा से अप्लाई करें। अच्छा। उनका अलहदा से अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फिर अपील में गए, फिर रिफ्यूज, फिर अपील आई, फिर रिफ्यूज। अब मुख्तसर बात यह है कि दूसरा बेटा जो मेरा छोटे वाला था उसका वीजा उन्होंने लगा दिया है। उसकी हमने शादी कर दी थी ब्रिटिश के साथ, उसका वीजा लग गया। अब बड़ा जो बेटा है अब वो माशाल्लाह 24-25 साल का हो गया है। तो अभी तक हम इसी चक्कर में, मेरी नेशनैलिटी होगी, मेरी वाइफ की होगी, मेरी बेटी की होगी, हम सारे ब्रिटिश नेशनल हैं। वो जो एक बेटा है वो अभी तक फंसा हुआ है, उसको वो वीजा नहीं दे रहे। अभी हमने रिसेंटली जो एप्लीकेशन डाली थी अक्टूबर में, वो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर फिर रिफ्यूज यही कर दिया कि ये वापस जाए, इसकी कोई लाइफ नहीं है। तो वापस किसके पास जाए? वो अंडर एज था जब हमारे साथ इस मुल्क में आया। अब पाकिस्तान में उसका कोई नहीं, मम्मी यहाँ, डैडी यहाँ, भाई बहन सभी यही फैमिली है जी। तो इसका क्या हो सकता है कि इसका कोई वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हम करें? ओके, चलें मैं बताता हूँ। पहले तो ये बात है कि जो रूल्स कहते हैं वो ये कि अगर आपके साथ एक दफ़ा एंट्री क्लियरेंस लगती है किसी बच्चे की जो 18 साल से कम होता है, जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो प्रोवाइडेड आपने उसका डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही दिखाई है तो उसकी एक्सटेंशन भी आपके साथ ही लगती है। जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है तो उसकी इंडेफिनिट लीव भी आपके साथ ही लगती है। आपने, मेरा ख्याल है, कहीं पे गलती कोई ना कोई ऐसी की है कि जहां पे आपने जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था तो आपने कुछ ये दिखाया कि जी बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए और काम कर रहे हैं या अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। अब अगर वो चीज़ हो जाए तो फिर उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर उनका काम शाम ना हो, वो आपके साथ ही रह रहे हों, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हों, एज स्टूडेंट्स चल रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, तो फिर वो आपके साथ ही काम हो जाता है। एनीवे, अब बताने का उसका फ़ायदा इसलिए नहीं कि वो टाइम गुजर चुका हुआ। अब जो बात समझ आती है मुझे कि आप ब्रिटिश नेशनल हो चुके हैं, आपकी फैमिली हो चुकी है, आपके बाकी बच्चे हो चुके हैं, एक जो बेटा आपका रह गया है, ठीक है वो एडल्ट है, लेकिन उसने यहाँ पे कितना टाइम गुजारा है? अगर मैंने सही सुना है तो आपने 2004 बताया था कि 2004 में आप आए थे यहाँ पे वर्क परमिट पे। अगर ऐसी बात है तो उसको यहाँ पे रहते हुए अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं। दूसरी बात, रूल्स के अंदर जो आजकल जो अब इमिग्रेशन रूल्स चल रहे हैं, मैंने लास्ट वीक भी वो जिक्र किया था गुलशन केस का, क्योंकि गुलशन केस अब हर जगह पे मेंशन किया जा रहा है आजकल कोर्ट्स के अंदर। वहां पे उसके अंदर गुलशन के अंदर ये चीज कही गई है कि अनलेस आप, जब आप रूल्स को देखें, रूल्स के अंदर आर्टिकल 8 को हमने इंक्लूड कर लिया है, होम ऑफिस ने इंक्लूड कर लिया है। सो रूल्स हमारे नजदीक काफी हैं, अनलेस आप कोई एक्सेप्शनल कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस दिखा सकें, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखा सकें कि जिसकी वजह से कहें कि नहीं जी आर्टिकल 8 को कंसिडर करना चाहिए। अब मैं ये कहूंगा कि आपकी सिचुएशन, आपके बेटे की सिचुएशन उसके अंदर गिरती है कि आप उसको वो एक्सेप्शनली आर्ग्यू करें, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था, जिस आपने बताया कि वो 18 साल से कम उम्र का था, अब वो यहाँ पर आया, यहीं पे पला बड़ा, यहीं पे चलता रहा, आपके साथ ही उसकी लाइफ चल रही है। अब अगर उसको कहा जाए कि भाई तुम वापस पाकिस्तान जाओ 10 साल के बाद और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करो, तो वो एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। क्यों? एक तो ये कि जब वो वहाँ से निकला था तो वो एडल्ट नहीं था, सो उसने वो अपनी जो एक एडल्टहुड है वो उसने वहाँ पे शुरू नहीं की थी। तो एक तो ये पॉइंट उठता है। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि जब आप मीनिंग देखते हैं कि ये जो लॉस्ट टाइज वाला जो बात है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। ओगनडीमो केस का नाम है। ओगनडीमो के अंदर ये चीज कही गई है कि आर्टिकल 8 के लिहाज से जब आप लाइफ को देखते हैं या आप रूल्स के लिहाज से जब देखते हैं कि जी वो क्या आपकी टाइज हो सकती हैं, तो उसका मतलब ये कि क्या आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि सीधी सी बात है, बेटा आपका अगर जब यहाँ पर आया था, लेट्स से वो 16 साल का था या 15 साल का था और वो उर्दू बोलता आया वहां से, तो उसने उर्दू अब भूल नहीं जानी। वो आपके साथ अभी बात करेगा तो वो उर्दू में बात करेगा। अगर उसकी नेशनैलिटी देखें तो नेशनैलिटी उसकी खत्म नहीं हो जानी, नेशनैलिटी खो नहीं जाएगी उसकी। वो पाकिस्तानी नेशनल तब भी था, पाकिस्तानी नेशनल अभी भी रहेगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी आपकी नेशनैलिटी वहां की है, आप जबान वहां की बोलते हैं, तो आपकी तो टाइज वहां पे अभी भी हैं, तो उसका मतलब कि ये जो रूल उन्होंने बनाया है कि यू हैव लॉस्ट ऑल टाइज विद योर कंट्री, अगर आपकी नेशनैलिटी और आपकी लैंग्वेज एबिलिटी चल रही है तो ये रूल तो कभी आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो सकता, तो कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए ओगनडीमो के अंदर ये चीज कही गई है कि अगर आपकी लाइफ को देखना है तो ये देखा जाए कि वहां पे आपकी क्या टाइज हैं, क्या लाइफ है, वो लाइफ में क्या चीजें आती हैं। आपका घर है वहां पे, आपकी कोई फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आप रह सकते हैं, जिनके साथ आप क्लोज हैं, क्या ऐसा कोई काम आपका है जो आप वहां कर सकें। जब आप वहां से निकले थे तो जो आप करते थे क्या आप उसी चीज में वापस जा सकते हैं। अब आपके बेटे की सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये सारी चीजें उससे दूर हो चुकी हैं।
आप लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं, आपकी वाइफ भी यहाँ पर है, आपकी बेटी भी यहाँ पे, आपका बेटा भी यहाँ पे, सो सारी फैमिली, उसकी जो इमीडिएट फैमिली है वो सब यहाँ पर है। आपने मुझे बताया कि उसका पाकिस्तान में अब कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं है जिसको लुक आफ्टर कर सकें। अब होता क्या है, हम कोर्ट में जाते हैं जब इनकी अपील्स करने के लिए, तो वहाँ पर वो होम ऑफिस का वकील बैठा होता है और कहता है अच्छा जी आप बताएं कि आपके कोई मदर की तरफ से कितने बहन भाई थे, आपके फादर की तरफ से कितने बहन भाई थे, अच्छा वो अब किधर हैं। सो आपने कहीं कोई एक आधा लंगड़ा लूला अंकल निकाल लिया या आंटी निकाल ली, बस वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जी आपकी तो आंटी अभी भी वहां पर रहती है। और भाई रहती है तो क्या हुआ, रूल्स कहां पे ये चीज कहते हैं कि एक आंटी निकल आई तो वो उसी आंटी के सर पे जाके मैंने बैठ के रहना है वहां पे, ऐसी बात तो नहीं है। सो ये चीजें ऐसी हैं कि आपने पॉइंट आउट जो चीज करनी है वो ये कि क्या आपकी लाइफ अभी भी वहां पे चल रही है, आर यू एक्सपेक्टेड टू गो बैक टू व्हाट यू हैड बिफोर। अब आपका बेटा जब यहां पर आया तो वो 18 साल से कम उम्र का था, सो उसने वहां पे एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी शुरू नहीं की थी। अगर उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ उस वक्त नहीं थी तो आप इस वक्त उसको एक्सपेक्ट करें कि जाके, क्योंकि अब वो जगह इसके लिए बिल्कुल एक नई जगह बन चुकी है, जिसने 10 साल यहाँ पे गुजारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो आप कहते हैं कि जी 24 साल का हो गया वो, अगर वो 24 साल का है, 14 साल उसने वहां पे गुजारे, 10 साल उसने यहाँ पे गुजारे, इसका मतलब ये कि वो सिर्फ 14 ईयर्स का बच्चा था जब वो वहां पे था, तो कोई सेंस तो नहीं बनती उस चीज की भी। एनीवे, जो भी आपके फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक आपको देखना है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से की जा सकती है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन को अभी उन्होंने रिफ्यूज तो कर दिया, आप कह रहे हैं कि जी अभी वो 1 महीने के अंदर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब आप 2 चीजें कर सकते हैं, एक चीज तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जुडिशियल रिव्यू में फौरन चैलेंज करें, जिसमें कि आप इसी पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू करें कि जी हाई कोर्ट को यानी कोर्ट को जाके इस चीज का फैसला करना चाहिए कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या इसकी अभी भी टाइज बाकी हैं। अगर तो ये चीज आप करते हैं, हो सकता है पूरा आपको आगे तक कोर्ट में लड़ना पड़े, क्योंकि अब तो सारे ये मैटर्स आपको ट्राइब्यूनल में सुने जाते हैं। वहां पे अगर इसका मैटर का फैसला आपके हक में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, फिर आप वापस होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑल राइट फाइन, आपने रिफ्यूज कर दिया इसको, अब निकालो इसको यहां से। जी आपने सही सुना, अब निकालो इसको, रिमूवल डायरेक्शंस दो, बिकॉज जब आप रिमूवल डायरेक्शंस की बात करेंगे वहां पे आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। जब राइट ऑफ अपील मिलेगा, आप पूरी की पूरी फैमिली अपने फ्रेंड्स को लेके, उसके फ्रेंड्स को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके, सारे फैक्ट्स लेके फिर आप कोर्ट में जाइए एक इमिग्रेशन जज के सामने, वहां जाके अपने केस की बहस करें, वहां जाके जज को बताइए कि भाई इसकी जिंदगी मेरे साथ है, इसकी लाइफ पूरी की पूरी यहां सेटल हुई है, ये पाकिस्तान में बच्चा था, अब इसको कहा जाए कि एडल्ट होने के बाद 10 साल यहां गुजारने के बाद, 10 साल उस मुल्क में गुजारने के बाद जहां इसने होश संभाली है, अब इसको कह दिया जाए कि वापस उस मुल्क में चले जाओ जहां पे इसका और कोई फैमिली मेंबर नहीं, तो क्या वो सही है? क्या इसकी टाइज वाकई बनती हैं उस कंट्री के साथ? ये पॉइंट आपको आर्ग्यू करना है। अब अगर सही तरह से आप इसको आर्ग्यू कर लेते हैं इमिग्रेशन जज के आगे, तो मेरा ख्याल है कुछ चांस बन सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जी गारंटीड काम हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ ना कुछ चांस बन सकता है, जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से इस केस को आप आर्ग्यू कर लें तो। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई, नेक्स्ट वाली लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल भाजी। हेलो जी, वालेकुम सत श्री अकाल, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है भाजी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਰ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗ ਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है सर, मैं इधर इस कंट्री में 2007 में आया था, ठीक है, शादी करके जी, शादी करके आया तो सर मेरी उन्होंने ना स्टे नहीं करवाया, मेरा कोई स्टेटस नहीं है उधर, स्टेटस नहीं है सर। उसके बाद आज से 2-3 साल 4 साल पहले मैंने ना फिर इधर शादी की ब्रिटिश लड़की से, तो 2 बच्चे हैं, एक की 2.25 साल उम्र है, दूसरे की 1.5 साल उम्र है। तो सर मेरा कुछ हो सकता है इस कंट्री में, कुछ मेरा स्टेटस बन सकता है ये सर, इसके बारे में। अभी तक कोई एप्लीकेशन डाली है आपने? हेलो सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना एप्लीकेशन डाली है, कुछ भी नहीं डाला। ओके, चलें, बहुत अच्छा किया। अब आप जरा गौर से सुनिएगा मेरा जवाब क्या होता है।
मुझे बताइए भाई, अगर आपको भूख लगी हो तो आप बैठ जाते हैं आंखें बंद करके कि मेरा पेट भर जाए खुद ही? ऐसा तो नहीं होता ना, आपको उठ के जाना पड़ता है, कुछ किचन में जाओगे, खाना लोगे, बेगम से शोर मचाओगे कि मुझे खाना दो, कुछ ना कुछ करोगे ना। अगर आप बैठे रहोगे स्टेटस के लिए कि जी स्टेटस बस खुद ही आ जाएगा मेरे पास, खुद ही तो नहीं आना। आपने शादी की, आपके बच्चे हैं, यहाँ पर आपकी वाइफ ब्रिटिश है, आपकी एक लाइफ चल रही है। एक बच्चे आपने बताया कि 1.5 साल उम्र, शायद आपने दूसरा बताया 3.5 साल उम्र और समथिंग, या 2.5 साल बताया। अब जो भी है, अगर आप कम से कम 2 साल से अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, जो ऑब्वियसली रह रहे होगे, तभी आपके बच्चे हो रहे हैं माशाल्लाह। सो ये जो आपका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के मुताबिक आपको एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन के अंदर बताइए कि आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, आपकी जेन्युइन और सबसिस्टिंग लाइफ चल रही है, रजिस्ट्रेशन आपने की या नहीं की, डजंट मैटर एनी मोर। अगर आपका एविडेंस सारा का सारा है कि आप बच्चों के साथ यहाँ पर हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं और आप इकट्ठे रहते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपका काम बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक मसला कहाँ पर आता है, अक्सर जो लोग मेरे पास आते हैं उनका इशू क्या होता है कि जी वाइफ बेनिफिट्स पे थी और वो चलती आ रही है बेनिफिट्स पे, और ये नहीं बताया कि जी मेरा पार्टनर साथ रह रहा है। अब वहां पे जाके एक मसला आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो फिर आप ये कहती हैं कि जी मेरा पार्टनर मेरे साथ रह रहा था थ्रू आउट द टाइम, तो उनके ऊपर बेनिफिट फ्रॉड लग सकता है। अगर वो कहते हैं कि जी पार्टनर मेरे साथ नहीं रह रहा था, तो पार्टनर साहब वैसे बैठे रहेंगे, उनको स्टेटस नहीं मिलेगा। सो दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं, वो एक बैलेंस क्लिक करना पड़ता है। आपके अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे कोई बेनिफिट्स वगैरह इन्वॉल्व थे, मेरा मशवरा ये होगा कि आप फॉरेन काउंसिल वालों से बात करें और उनको बताइए कि जी बेनिफिट्स के ऊपर जो भी सिचुएशन थी, कोई इंटेंशनली हमने गलत बेनिफिट्स नहीं लिए। मेरे मुताबिक ये था कि ये काम नहीं कर रहा या इसकी इनकम कम है, तो इसके ऊपर बेनिफिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अगर ऐसी चीज़ है कि फ़र्क पड़ना था या आप समझते मैंने बेनिफिट्स गलत लिए हैं, तो मैं वो वापस करने को तैयार हूँ। क्योंकि अपने स्टेटस के लिए अगर आपको बेनिफिट्स वापस कर भी देने पड़े या छोड़ भी देने पड़े, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको अगर स्टेटस मिल जाता है, आप खुल के काम कर सकते हैं, तो मेरी अपनी पोजीशन यही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमिग्रेंट्स जितने इस कंट्री में आते हैं, उनको अगर सिर्फ काम करने की इजाज़त दे दी जाए और टैक्स पे करने की वो एक हिदायत कर दी जाए और कोई बेनिफिट्स ना भी दो, वो तब भी खुशी खुशी रह लेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो काम करने के लिए आते हैं, अपनी लाइफ बनाने के लिए आते हैं, और फिर हमारे अंदर वो एक उमंग और एक वो जज्बा होता है कि हमने नखरे नहीं करने और सही तरीके से काम करना है। सो आपके लिए भी वही सिचुएशन है। अगर बेनिफिट्स की बात है तो उसको हटा दीजिए, बेनिफिट्स को बंद कर दीजिए और उनको फौरन बताएं कि जी ये पार्टनरशिप हमारी इतनी देर से हम चल रहे हैं, इकट्ठे पार्टनर्स के तौर पे रह रहे हैं, और उसकी बेस पे आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें कि आपका स्टेटस मिलना चाहिए। कम से कम आपको 2.5 साल की डिस्कशन लीव फौरन मिल जानी चाहिए। अब ये तो आपका सवाल का जवाब हो गया। अब क्योंकि इस पॉइंट को मैंने टच कर ही लिया, तो मैं इसके ऊपर कुछ और बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक थोड़ा सा कमेंट डालना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था द ग्रेट ब्रिटिश इमिग्रेशन डिबेट, काफ़ी लेट रात को उन्होंने लगाया था, आई थिंक चैनल 4 पे या चैनल 5 पे चल रहा था, और वो काफ़ी देर लेट रात को चलता रहा, जिसमें वो मौलवी साहब हैं, वो जो कहते हैं कि जी वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स को कत्ल किया गया वो भी बहुत अच्छा किया गया और औरों को भी कत्ल किया जाना चाहिए, वो उस तरह के वो ओपिनियंस वाला शो था। सो उसके अंदर जो एक सबसे बड़ी बात नज़र आ रही थी वो ये थी कि जो यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के पैदावार हैं, जो यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उनको इमिग्रेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा शिकायत क्या है? वो ये कहते हैं कि जी ये हमारे बेनिफिट्स लेते हैं, आगे ये हमारे बेनिफिट से पड़ जाते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर बोझ बन जाते हैं और हमारे लिए कम पड़ जाता है इनको साथ खिलाते खिलाते। मैं उसके लिए हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मेरी नज़र में इमिग्रेशन को बंद करना अच्छा नहीं है, बिकॉज इमिग्रेशन की वजह से इस कंट्री को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत से लोग आते हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं और वो जॉब्स करने को तैयार हो जाते हैं जो ये लोग खुद नहीं करते। एक तो ये चीज़ कि ये आपको फ़ायदा ही देती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि इमिग्रेंट्स आके बोझ बन जाते हैं, तो इमिग्रेंट्स को बेनिफिट्स बंद कर दो। कौन कहता है कि जैसे ही आपने किसी को इंडेफिनिट लीव दी फौरन उसको तमाम बेनिफिट्स ओपन कर दो? कौन कहता है कि अगर यूरोप से कोई इमिग्रेंट यहां पर आता है तो फौरन उसको सारा कुछ दे देना शुरू कर दो? यहां पे तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो इमिग्रेंट्स की तरफ से प्रेशर हो। इमिग्रेंट्स तो बेचारे आते हैं यहां पे उन कंट्रीज से जहां पे उनको कुछ नहीं मिल रहा होता। अब वो यहाँ पर आते हैं, आके उनको एक अच्छी होप नज़र आती है, एक अच्छी ज़िंदगी नज़र आती है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो 4 पैसे बनाते हैं, अपने आप को भी खिलाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और कुछ पीछे अपने घर भी भेजते हैं। आमतौर पर मैंने जो लोग देखे हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। अब उनको अगर आप कहो कि नहीं जी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होना है और अपने आप को लुक आफ्टर करना है, तो मेरे ख्याल है किसी को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उनको फिर भी एक बेहतर ज़िंदगी मिल रही है।
और अगर बेनिफिट्स आप उनके बंद कर देते हैं तो मेरा ख्याल है बाकी सारी यूके की पॉपुलेशन को भी कोई शिकायत नहीं होगी कि इमिग्रेंट्स यहां पे रह रहे हैं बिकॉज वो बेनिफिट्स तो नहीं ले रहे। एक सिंपल सोल्यूशन है, अगर इसको कोई देख ले तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एक मसला हल हो जाएगा। जो इमिग्रेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं वो एक दुश्मनी खत्म हो जाएगी इमिग्रेंट्स के साथ। एनीवे, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने अपना एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई किया था, तो एज अ टीम मेंबर अप्लाई किया था। हाँ, तो हमारा रिफ्यूजर जो ना वो एक ही लगा है दोनों का, कि उसने जो अपनी बैंक की स्टेटमेंट शो करवाई थी उसके ऊपर मेरा नाम नहीं है। 25,000 उसके थे, 25 मैंने शो किए थे, और उसका जो रिफ्यूजर लगा है वो ये लगा कि मेरी स्टेटमेंट पे उसका नाम नहीं है जी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक दोनों की जो ना एक्सेस नहीं कर सकते फंड जी। और उन्होंने साथ ये लगाया कि आपने जो एविडेंस हमें बैंक स्टेटमेंट दी है और एफिडेविट लेटर जो आपने आपस में जो एक दूसरे के सिग्नेचर करके जो वकील ने लगाया वो दी है। तो नेक्स्ट मंथ हमारी हियरिंग है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि अगर हमें जनसना जो हम दोनों का जो बैंक अकाउंट है उसमें अगर एक किसी बैंक में अगर जॉइंट अकाउंट करके हम एक में फंड अगर डाल के और वो स्टेटमेंट हम ले जाएं और साथ लेटर बैंक ले जाएं तो वो चल जाएगी या इसी तरह भी सक्सेसफुल हो सकता है? ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। सर, आप ये याद रखें कि आप जिस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं वो इमिग्रेशन रूल्स हैं। इमिग्रेशन रूल्स को जब बनाया जाता है उनको पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाता है। जब पार्लियामेंट ने एक चीज़ को अप्रूव कर दिया, इस वक्त बाहर अंधेरा है, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करके कह दे कि इस अंधेरे को कल से हम रोशनी कहेंगे तो वो अब रोशनी बन जाएगी। ठीक, सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द यूके। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि आपके इमिग्रेशन रूल्स ये हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी एक स्टेटमेंट लगाई गई कि जिसमें 25,000 अवेलेबल है वो एक बंदे के नाम पे है, दूसरी स्टेटमेंट दूसरे बंदे के नाम पे 25,000 उसमें अवेलेबल है। आपने एफिडेविट साथ लगाए, दोनों स्टेटमेंट साथ लगा के कि जी हम दोनों की स्टेटमेंट्स हैं, हम दोनों के एफिडेविट्स हैं, हम दोनों एक दूसरे को ये पैसे अवेलेबल करेंगे और ये पैसे हमें अवेलेबल हैं। अब ये कॉमन सेंस में आपने अपनी तरफ से तो कर दिया इसको कि जी 25 उसका आया, 25 मेरा आया, 50 हमने जोड़ के इसको कर दिया, लेकिन इस तरह से होम ऑफिस इसको नहीं देखता, ना ही इमिग्रेशन रूल्स इसको इस तरीके से देखते हैं। इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि द मनी हैज टू बी अवेलेबल टू बोथ ऑफ यू एट द सेम टाइम। अब उसका सिंपल जो एक रास्ता होता है वो ये कि आप एक जॉइंट अकाउंट खोलें। वो जॉइंट अकाउंट आपने खोला, जॉइंट अकाउंट खोल के उसके अंदर पैसे आपने डाले, अब वो पैसे आप दोनों को हर काम के लिए इक्वली अवेलेबल हैं। अगर वो चीज़ है तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल टीम सक्सेसफुल हो जाती है। अब आपका सवाल आया कि जी आपकी अगले महीने हेयरिंग है, आपने उसके ऊपर जाना है, अब आप जॉइंट अकाउंट खोल के उसमें पैसे डाल के आप जाके दिखा दे तो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब आपके ऊपर सेक्शन 85 लग जाता है। सेक्शन 19 की जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके जो पैसे थे या जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो जो उस वक्त थी वही काउंट होगी, या ऑन द डेट ऑफ डिसीजन भी लगा ली, क्योंकि कुछ केसेस आए हैं वो डेट ऑफ डिसीजन की भी बात करते हैं। सो ऑन द डेट ऑफ डिसीजन जो आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसी के ऊपर फैसला किया जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट डेटिंग द डिसीजन कोई भी इंफॉर्मेशन जो जा रही है उस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। सो आपको ये प्रॉब्लम पड़ेगी। मेरा मशवरा जो आपको इसमें होगा, किसी सही बंदे के पास जाइए जो आपकी एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन दोबारा करे, अपने फंड्स दोबारा मेंटेन करें, अपने सारा कुछ दोबारा, अपनी मेंटेनेंस फंड्स वगैरह सारा कुछ दोबारा मेंटेन करें। आपकी जो पहली एप्लीकेशन थी वो आपकी एक तरह के ट्रायल रन बन गया कि उसके अंदर आपको पता चल गया कि किस चीज़ की आपकी एप्लीकेशन के अंदर कमी थी। नेक्स्ट के अंदर वो कमी दूर करके परफेक्ट एप्लीकेशन बना के दोबारा कर दें। क्यों? अभी आप जब अपील पे जाएंगे मुझे नहीं लगता कि आप अपील पे सक्सीड कर सकते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि जो मैंने आपको जिस तरह से बात बताई मुझे लगता है कि कोई नया एविडेंस जो आप अब लगाएंगे उस एविडेंस को जज इंक्लूड नहीं करेगा। सो आप अपील पे जाते हैं, अपील अगर आपकी रिफ्यूज कर दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है, तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है टू गो फॉर लीव टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल, या फिर आप उसको छोड़ दें और 28 दिन के अंदर या मुल्क छोड़ दें या 28 दिन के अंदर कोई नई एप्लीकेशन कर लें। सो आप अपील खारिज होने के बाद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट वो जो सारा आप खर्चा करेंगे अपील का, मेरे नज़र में वो बिल्कुल वेस्ट होगा। सो मुझे बेहतर ये लगता है कि आप अभी, अगर आपके पास फंड्स भी अपने मेंटेन्ड हैं, आपके पास अपना मेंटेनेंस अकाउंट भी मेंटेन्ड है, सारा कुछ है, आप नई एप्लीकेशन कीजिए, दोनों जॉइंट अकाउंट बना के रूल्स के मुताबिक प्रॉपरली उसको फॉलो करें और फिर एप्लीकेशन करें। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि रूल्स की इस वक्त अहमियत क्या है। अगर रूल्स ये कहते हैं कि 2 + 2 विल इक्वल 4, ठीक है, आपने 2 + 2 4 पे लेके जाना है,
ठीक है जी, कि 2 ये है तो 2 ये है, टोटल आपने 4 करना है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं 1.5 यहां से ले लेता हूं तो 2.5 यहां से ले लेता हूं, सो 1.5 और 2.5 मिला के भी 4 बन जाता है, मैं उस तरह से शो कर देता हूं, तो वो नहीं मानेंगे। सिंपल बात ये है, ठीक। 2 + 2 = 4, नॉट 1.5 + 2.5। वो इस तरह की सिचुएशन है। आपको ये चीज करनी है कि जिस तरह से आपको कहा जा रहा है रूल्स के अंदर, आप एग्जैक्टली उसी तरह से करें, तब जाके आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल अहमकाना है। लेकिन इस वक्त रूल्स ऐसे ही हैं और इस वक्त हमको उसी नजर से देखना पड़ेगा और उसी के तरीके से उसको डील करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक जी। अपील मुझे नहीं लगता कि आपकी सक्सेसफुल जाएगी। मेरी नजर में आपके लिए बेस्ट मशवरा यही होगा कि आप नई एप्लीकेशन कर दीजिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी। ये क्या नाम है, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था जी। मैं ना डिपेंडेंट हूँ यहाँ पर ना, मुझे 4 इयर्स हो गए हैं, तो जो है ना अब ना इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। तो जो है ना तो लॉयर ने हमें बताया कि जो है ना मुझे ना B1 करना होगा कोर्स और लाइफ इन द यूके ना जी। तो अब इंडेफिनिट लीव के लिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट है दोनों कोर्सेज ना जी बिल्कुल, क्योंकि पहले नहीं होते थे ना जी अब हैं। तो जो है ना हाँ, तो ना मुझे काफी चले B1 तो मैं कर लूंगी और लाइफ इन द यूके ना काफी जो है ना हार्ड मुझे लग रहा है। अच्छा। और जो है ना बुक भी चेंज हो गई है जी। तो जो है ना मैं कह रही थी थोड़ा सा टाइम मिल जाए क्योंकि अभी हमने अप्रैल में ही अप्लाई करना है ना। हाँ, तो आप एक्सटेंशन मैं के लिए चाह अप्लाई रही कर थी तो सकती हैं जी। अगर आप इंडेफिनिट के लिए ना भी अप्लाई करें तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसमें आप उनको कह सकती हैं कि जी मेरी इंडेफिनिट लीव बनती तो है लेकिन मेरा टाइम अभी पूरा, मेरा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी पूरी नहीं कर सकती, तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। जब मैं रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लूंगी तो फिर मैं उसकी बेसिस पे अप्लाई कर दूंगी इंडेफिनिट लीव के लिए। क्योंकि 28 अक्टूबर 2013 को उन्होंने नया टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया था और जो नया रूल आया था वो ये आया था कि अब नेशनैलिटी के लिए या इंडेफिनिट लीव के लिए किसी ने भी जब अप्लाई करना है तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा और उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे लैंग्वेज टेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। अब अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, आपकी फॉर एग्जांपल डिग्री कोई यहाँ से हुई हुई है, तो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं होती, लैंग्वेज टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लाइफ इन द यूके फिर भी करना पड़ेगा आपको। मैं ये कहूँगा आपका अप्रैल में टाइम कंप्लीट हो रहा है जब आपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। पहले तो कोशिश करें कि आप टेस्ट पास कर लीजिए। इतना बड़ा हवा नहीं है वो, किताब देख के जरा लगता है कि बड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं वो। अगर आपकी इंग्लिश इस लेवल की है कि आप बोल सकती हैं और समझ सकती हैं और रीड कर सकती हैं तो लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आप कर सकती हैं। उसको ट्राई करके देख लीजिए एक दफ़ा कम से कम। अगर ट्राई करके आपको नजर आता है कि नहीं अभी नहीं हो रहा, मुझे और टाइम की ज़रूरत है, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है इसके ऊपर, तो ठीक है, फिर तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन आप जब इंडेफिनिट लीव का आपका टाइम आ रहा होता है, अगर आप वो इंडेफिनिट लीव के वक्त आप अप्लाई ना भी करें, उससे तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें, तब वो भी काम आपका चल जाएगा। और जब भी आप टेस्ट पास करती हैं फिर इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अच्छा नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, मुझे छोटा सा सवाल कोई भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका फ़ौरन जवाब दे दूं। कोई लंबी बात करनी हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बना लीजिए। हमें आप 4 जगहों पे मिल सकते हैं। हम फिंचली में भी होते हैं, साउथ हॉल में भी होते हैं, ईस्ट लंदन में भी होते हैं और मैनचेस्टर में भी। और महीने में एक दफ़ा मैं बर्मिंघम का भी चक्कर लगाता हूँ, जिस तरह अभी मैं लास्ट वीकेंड फ्राइडे पे बर्मिंघम में था। मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकातें करूं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाके मुलाकातें करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूं। बंदा फिर भी एक ही है तो इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती हैं। एनीवे अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं, मेरे वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, ईमेल से ढूंढ सकते हैं, और भी जो भी जिस तरीके से आप ढूंढना चाहें, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस आती रहती हैं, आप वहां से भी ढूंढ सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। बाकी इस हफ्ते का जो प्रोग्राम मैं शुरू में बता चुका हूँ, कल इंशाल्लाह ईस्ट लंदन में है और थर्सडे को साउथ हॉल में और फ्राइडे को मैनचेस्टर में। इंशाल्लाह वहाँ भी आपसे लोगों से मुलाकात होगी और फिर अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।